तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लर्न ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू विद प्रियंका। तो आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन की। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है या कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया। द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फ्रेंच टर्म एंड रेफर्स टू द सेट ऑफ द फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न द फंक्शंस ऑफ अ नेशन स्टेट और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फ्रेंच टर्म है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और उन रूल्स और रेगुलेशंस को यूज़ करके एक नेशन को गवर्न किया जाता है या फिर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है उसको गवर्न किया जाता है। अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड दस रिक्वायर्स हायर स्टैंडर्ड ऑफ लेजिटिमेसी एंड इंटीग्रिटी। अब एक पर्टिकुलर स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ माना जाता है, मतलब कि सबसे ऊपर माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी लॉज हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सबको सुप्रीम माना जाता है, सबसे ऊपर माना जाता है, और यही हमारे स्टेट को, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। ओके, इट आउटलाइंस अ स्टेट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, प्रोसीजर्स एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स while defining the directions for a state's development। तो अब बेसिकली इसके अंदर हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं कि एक इंडिविजुअल के पास कौन से ऐसे राइट्स हैं जो उसको मिलने चाहिए। तो ये सारे के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन है। ओके, अब नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट देयर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजीज एंड गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स टू क्लियरली डिफाइन देयर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो बेसिकली जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, प्रिंसिपल्स को, आइडियोलॉजीज़ को, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को, इन सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करता है ताकि जो डेमोक्रेसी है वो डेवलप कर सके। इट ऑल्सो कन्फर्स फंडामेंटल राइट्स अपॉन इट्स सिटीजन्स एंड जनरल पब्लिक विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब बेसिकली ये जो है फंडामेंटल राइट्स को रिलाई करता है और बोलता है कि भाई तुम लोगों को ये राइट्स फॉलो करने हैं, और मतलब जो भी उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर जो जितने भी लोग आते हैं या जितनी जो भी स्टेट आता है उसके सारे लोगों को इन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दस द मोस्ट superior legislation that cannot be altered arbitrarily by conventional legislative reform। ये एक superior legislation है जिसको alter नहीं किया जा सकता। The substance and character of a constitution as well as the manner in which it connects with the legal and political order differ significantly between the countries and therefore there is no standard and firm interpretation of a constitution। तो अब ये basically हमारा एक ऐसा करेक्टर है जो कि हमें कनेक्ट करता है लीगली और पॉलिटिकली, ठीक है। तो बेसिकली ये कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है और नेशंस को कनेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद nonetheless any commonly acknowledged broad definition of a constitution would characterize the term as a collection of fundamental regulations that, अब इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहली, हैज़ अ बाइंडिंग नेचर ऑन द स्टेट्स पर एक बाइंडिंग नेचर होता है, मतलब हर एक स्टेट को इनको फॉलो करना ही होता है। एनलिस द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। अब इसने गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को डिफाइन करा है कि भाई गवर्नमेंट कैसे कैसे काम करेगी और उनके फंक्शंस को डिफाइन करा है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा है ना, 3 फॉर्म में काम करती है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ओके, तो इनके फंक्शंस को और गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को इसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर डिफाइन किया है। ओके, नेक्स्ट इज ले डाउन पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन्स। अब एक सिटीजन्स की कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो उसको फॉलो करनी चाहिए, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई हैं। नेक्स्ट इज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द परवेसिव पब्लिक लेजिटिमेसी। अब ये कंस्ट्रक्ट किए गए हैं ताकि जो ये लेजिटिमेट है ये,
ठीक है, जायज़ तरीके से ये फॉलो होनी चाहिए और इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं होता। नेक्स्ट इज़ हैव अ रिजिड नेचर। रिजिड नेचर होता है, स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं और किसी के लिए भी कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होती। नेक्स्ट इज़ एनहांसिंग द इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोशल स्ट्रक्चर इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड ह्यूमन राइट्स इज़ अ नेग्लिजिबल परक्विजिट्स। अब इसके अंदर ये एक इंटरनेशनल नॉर्म है और डेमोक्रेटिक सोशल स्ट्रक्चर है, हर एक बंदे को फॉलो करना होता है और इसके अंदर कोई भी नेगोशिएशन नहीं होता, कोई भी नेग्लिजेंस इसके अंदर जो है वो टॉलरेट नहीं की जाती है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का नेचर क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कैन बी बोथ रिटन एंड अनरिटन। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो रिटन भी है और अनरिटन भी है, दोनों हो सकते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सच एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है तो उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। एक्ट एज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, और ये इंडिया का सुप्रीम लॉ माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो सबसे ऊपर माना जाता है, सबसे ऊपर दर्जा दिया गया है इसे। दे आर superior to all laws in force in a country at any point of time, so much so that a law which is in derogation of the constitution would be repealed। अब कोई भी ऐसा लॉ है और वो कॉन्स्टिट्यूशन का है तो उसको सुपियोरिटी मिलेगी हर एक जगह पे। अब अगर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी भी दो लॉ के बीच में, ठीक है, एक लॉ कोई है जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो जो हमारी मच वैलिडिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को दी जाती है। अब इन द केस ऑफ अनरिटन एंड द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है और फ्लेक्सिबल है, द हायरार्की बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्डिनरी लॉ सीज टू एग्जिस्ट। अब एक हायरार्की बनता है दोनों के बीच में। द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंस्टेंस ऑफ द सेम इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, और सेम चीज़ जो है वो यूके की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मानी जाती है। द पार्लियामेंट ऑफ अ कंट्री हैज़ द पावर टू मेक अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑर्डिनरी लॉज, empowering ordinary laws with the same status as that of the constitution। अब पार्लियामेंट है जो कंट्री की जो पार्लियामेंट होती है, सिर्फ उसके पास राइट होता है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लॉ में कुछ भी अमेंडमेंट करनी है या कोई भी चेंज करना है तो सिर्फ पार्लियामेंट ही चेंज कर सकती है और कोई भी बॉडी जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज नहीं कर सकती है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिकली एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो पहला, इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर ये सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसके जितना लंबा, इसके जितना लेंथी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सेकेंड इज इट स्टिपुलेट्स अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसको इस तरीके से लिखा गया है, इसके फीचर्स कुछ इस तरीके से हैं कि ये बहुत रिजिड है और बहुत फ्लेक्सिबल भी है साथ में। ओके, इसको चेंज भी किया जा सकता है, मीन्स अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। Third is it formulates the structure of a cooperative federal system with the features of a unitary system। अब ये फेडरल सिस्टम को बढ़ावा देता है और साथ में इसके अंदर यूनिटरी सिस्टम के भी फीचर्स हैं। नेक्स्ट इज इट स्टिपुलेट्स अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो है ये बोलता है कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज इट एस्टैब्लिश द जुडिशरी एज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। इसने जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन रखा है कि भाई जुडिशरी अपनी मर्जी से फैसले ले सकती है और अपनी मर्जी से जो है, मतलब एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, उसको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट कन्फर सिंगल सिटीजनशिप ऑन इट्स पीपल। अब ये अपने लोगों पे सिंगल सिटीजनशिप रखता है कि भाई एक बंदे को एक ही सिंगल ही सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, तो इसके अंदर इस फीचर को भी माना जाता है। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो स्टिपुलेट्स इमरजेंसी प्रोविजंस, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड स्टेट इमरजेंसी। अब मान लो भी कुछ ऐसा हो जाए स्टेट के अंदर जिसमें हमें इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़े, तो इसके अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए भी फीचर्स अवेलेबल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। I hope you liked it, and if you do then please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.